हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको पढ़ना है द सेंटेंस वाक्य यानी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। आज पढ़ना है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। पिछले वीडियो में बताया गया था कि सेंटेंस का डेफिनेशन, सेंटेंस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो बताया गया था। इसके बाद आपको ये कहा गया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि सेंटेंस का निर्माण होता कैसे है, इसकी बनावट क्या होती है और कैसे हम सेंटेंस को बनाकर आगे अपना पैराग्राफ, एसेज वगैरह हम लिख सकते हैं और पढ़ने में हमें कैसे मदद मिलती है। तो सेंटेंस की बनावट के लिए चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले द सेंटेंस वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बनावट क्या होता है, कौन सा ऐसा क्रम है, कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो सारे सेंटेंसेस को फॉलो करती है। सारे सेंटेंसेस फॉलो करते हैं, वे क्रम क्या है। तो सेंटेंस डिफरेंट तरह से बनावट उसका स्ट्रक्चर होता है, बट आप यहां देखेंगे कि सेंटेंस का जो कॉमन स्ट्रक्चर है, उस कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर अलग अलग तरह के भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेंटेंस का निर्माण करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके पहले सबसे पहले हम यहाँ आना चाहेंगे वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर वर्ब में आपको बताया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब चैप्टर हम अपलोड करेंगे तो उसमें बताएंगे वर्ब का डीपली नॉलेज के बारे में जानकारी देंगे। वर्ब, यहाँ वर्ब में बीईबी का फॉर्म के बारे में चर्चा किया गया। तो वर्ब का बीईबी फॉर्म, तो बीईबी आप यहाँ समझना है कि बीईबी एक मेन वर्ब भी है। मेन वर्ब यानी प्रधान क्रिया। तो मेन वर्ब के रूप में यदि बी का हम अर्थ निकालें तो बीईबी का अर्थ होता है होना, बनना, होना या बनना, बीईबी का मेन वर्ब के रूप में। यहाँ आपको बीईबी का हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम आपका उपयोग बता रहे हैं कि बीईबी का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होता है। तो सबसे पहले यहां देंगे बीईबी का रूप है। बीईबी का रूप क्या है प्रेजेंट टेंस में? बीईबी का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस में इज, एम और आर। इज, एम, आर ये तीन ऐसे बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनकी सहायता से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो आगे हम सीखेंगे। तो बीईबी का प्रेजेंट टेंस फॉर्म में आपको इज, एम, आर ये बी का फॉर्म हुआ। पास्ट टेंस में यदि आए तो पास्ट टेंस में बीईबी का वाज और वेयर होता है, जो कि बीईबी फॉर्म से रिलेटेड है। तो वहीं से बीईबी से डिराइव होकर बनता है प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, पास्ट टेंस में वाज, वेयर। और यदि आगे बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल में बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है बीन, बीडब्ल्यूएन, बीन। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बात किया जाए तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। आपको यहाँ से प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है फॉर्म में। यहाँ हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बी का फॉर्म होता है बीइंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फॉर्म होता है V1, पास्ट टेंस में वर्ब का इसको डिनोट किया जाता है V2 से, पास्ट पार्टिसिपल को डिनोट किया जाता है V3 से, और पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, डिनोट किया जाता है V4 से। इस तरह से बीईबी फॉर्म को हम समझ गए कि इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, वाज, वेयर पास्ट टेंस में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बीइंग और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग। चलिए अब आते हैं सेंटेंस की ओर। सेंटेंस में इसके स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉमन स्ट्रक्चर। जितने सारे सेंटेंस वे सारे सेंटेंस का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। वो कॉमन स्ट्रक्चर क्या है जिससे सारे सेंटेंस को बनाया जाता है? वे कॉमन स्ट्रक्चर हैं सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स। यानी हम कह सकते हैं एस प्लस भी प्लस ओ, ये एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे सारे सेंटेंस को बनाया जा सकता है। यहां आप आगे देखते हैं, एक नंबर में आपको बताया गया एस फॉर सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। कर्ता वैसा चीज है और वैसे पर्सन हो सकते हैं जो काम करते हैं। कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन को करने वाला
कोई भी क्रिया एक्शन को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मैं यहाँ करता हूँ, सब्जेक्ट हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो यू आपका सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट की जगह पर जो काम करने वाला होता है, एक्शन जिसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद भी है, भी का मतलब होता है वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्रिया आता है, और क्रिया में आप देखेंगे कि क्रिया में वर्ब में दो तरह के वर्ब्स आ सकते हैं। यहाँ हम कॉमन सा वर्ब लिखे हैं, लेकिन वर्ब में दो तरह का वर्ब आ सकते हैं सब्जेक्ट के बाद, या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा और या तो मेन वर्ब होगा, या दोनों भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब से भी बन सकता है और मेन वर्ब भी बन सकता है, दोनों इंक्लूड भी हो सकते हैं, या सिंगल या तो हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब हो सकते हैं। तीसरा है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में भी तीन तरह के फैक्टर आएंगे। तो अदर वर्ड्स में कौन कौन सा आएंगे? तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद या तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो फ्रेज हो सकता है, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे कि फ्रेज कैसे सब्जेक्ट के अंत में आता है। तो यहां आपने देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स कैसे ये डिराइव होता है, इसके फैक्टर क्या हैं। अदर वर्ड्स में फिर से ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, फ्रेज हो सकते हैं। इसके सारे डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, कंप्लीमेंट का डेफिनेशन, फ्रेज का डेफिनेशन बताया जा चुका है। जो भी डेफिनेशंस हैं हम अगले वीडियो में आपको डेफिनेशंस बताएंगे। अब यहां देखते हैं कि आपको बताया गया कि सेंटेंस का जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो कॉमन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब प्लस है और अदर वर्ड्स है, जिसमें तीनों हो सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं हिडन सब्जेक्ट। सेकंड में आपको बताया गया है कि ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट लुप्त होता है, छिपा हुआ होता है। ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, लुप्त रहता है। वैसे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस के भाग होते हैं, जिसको कमांड सेंटेंस भी कहा जाता है, वो आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ाया जाएगा। तो यहां आप देखेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, वैसा सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, वर्ब प्लस अदर वर्ड, वर्ब प्लस अदर वर्ड। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है, जिसमें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ रहता है, और वो छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या कहलाता है? यू। जितने सारे इंपरेटिव कमांड सेंटेंसेस हैं सारे में सब्जेक्ट, हिडन सब्जेक्ट यू होता है, और यू ही सब्जेक्ट होगा जो कि छुपा हुआ होता है। यहां आप देख सकते हैं कि हिडन सब्जेक्ट में एग्जांपल दिया गया है, सब्जेक्ट गो देयर, स्टैंड अप, कम हियर, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, जिनको एग्जांपल में यहां पर समझाया गया है। गो देयर, स्टैंड अप, गो देयर, वहां जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। इसमें ये कमांड है, ऐसा जनरली यूज किया जाता है, लेकिन इसमें कहा जाए कि इसमें सब्जेक्ट कहां है, तो हमने समझाया कि सब्जेक्ट इसमें छिपा हुआ है, जो कि वो सब्जेक्ट यू होगा। यहां भी स्टैंड अप है तो यहां यू छिपा हुआ है, यू यहां हिडन है, तो यू स्टैंड अप। तो यदि डिवाइड करने के लिए क्या आ जाए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करें, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने में ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया जाएगा। अभी सब सेंटेंस की बनावट की चर्चा हम कर रहे हैं। तो सेंटेंस में दो तरह से आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया जाएगा और फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी बताया जाएगा, सेंटेंस के प्रकार और सेंटेंस के भाग, जो कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिर देखिएगा थर्ड नंबर में सेंटेंस की बनावट इस तरह से भी हो सकती है, इंट्रोडक्टरी, इट और देयर। इंट्रोडक्टरी, इट और देयर। इंट्रोडक्टरी, इट और देयर में एक चैप्टर है जिसमें प्रोनाउन होता है, उसके बाद वर्ब आता है, और उसके बाद नॉन या प्रोनाउन, और उसके बाद अदर वर्ड। इंट्रोडक्टरी, देन वर्ब, देन नॉन और प्रोनाउन, देन अदर वर्ड। देख सकते हैं एग्जांपल में, देयर इज ए बेगर, देयर इज ए बेगर, एक भिखारी है, एक भिखारी है, कहां? ऑन द रोड, सड़क पर एक भिखारी है, जिसका ट्रांसलेशन हुआ देयर इज ए बेगर ऑन द रोड। अब इसमें समझने की बात है सर, इंट्रोडक्टरी, इट और देयर यहां यूज किया गया है, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? इट और देयर। गलत,
इट और देयर आपका यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इसको इंट्रोडक्टरी इट और देयर इसलिए क्या आया क्योंकि ये सेंटेंस को सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सेंटेंस की बनावट के लिए सुधारने के लिए सेंटेंस सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो सेंटेंस को सही क्रम में लाने के लिए इसको इंट्रोडक्टरी इट और देयर का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर इंट्रोडक्टरी इट और देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस फॉर्म में इंट्रोडक्टरी और देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी इट और देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं वर्ब, नॉन या प्रोनाउन और अदर वर्ड। तो इसके बाद जो इंट्रोडक्टरी इट और देयर के बाद वर्ब है, और वर्ब के बाद आने वाला जो नॉन और प्रोनाउन होता है, वर्ब के बाद आने वाला नॉन या प्रोनाउन जो होता है, ऐसे सेंटेंसेस में नॉन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट कहलाते हैं। ऐसा भी आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट में एग्जांपल मिलेगा और बनाने के लिए वर्कशीट में दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम आते हैं यहाँ इस स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। इस पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं। I am a boy, I am going, you love me। I am a boy में आप देखिए I सब्जेक्ट है, am हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ a boy अदर वर्ड हो गया। फिर देखिए यहाँ I सब्जेक्ट है, यहाँ am हेल्पिंग वर्ब है, और going देखिए मेन वर्ब है। दोनों वर्ब आया, सिंगल वर्ब से भी काम है। You love me, you सब्जेक्ट है और लव आपका मेन वर्ब है। तो आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है, मेन वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है, और इंक्लूडिंग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों भी सेंटेंस में इंक्लूड रह सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात, नोटेड, आपको ध्यान देना होगा कि यदि थोड़ा इरेज करेंगे उसके बाद बताते हैं। यदि सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का बात कर रहे हैं, तो यहां पर नोट देने वाली बात यह है, किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब का होना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं कि हम कह रहे हैं किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब होना अनिवार्य है। तो मेन वर्ब आप देख रहे हैं कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ। आई एम ए बॉय में एक एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ, आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय में यहाँ सिर्फ एक एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, फिर भी ये आपका सेंटेंस है। और यहाँ पर जो नोट लिखाया जा रहा है, किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। यहाँ लिख सकते हैं ही इज ए फार्मर, और लिख सकते हैं शी हैज ए डॉल, शी हैज ए डॉल। यहाँ आप देखिएगा ये तीनों सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में एक वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है। और वो एक वर्ब जो होगा, यदि सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगा। यदि सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है तो वह मेन वर्ब होगा। देखेंगे यहाँ, तो यहाँ तो सब हेल्पिंग वर्ब है, एक वर्ब तो है ना, तो सेंटेंस में एक वर्ब है और सारे हेल्पिंग वर्ब है। इस कंडीशन में यहां पर एक ही वर्ब है, इसलिए ये सारे वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल ये सारे वर्ब यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको बताया जाए कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए बोला जाए, तो यदि दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो आप तो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिख सकते हैं। यदि सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो और वो हेल्पिंग वर्ब हो, यदि सेंटेंस में एक ही वर्ब हो और वो भी हेल्पिंग वर्ब हो, तो वह आपका मेन वर्ब कहलाएगा। हमेशा याद रखेंगे कि सेंटेंस में यहाँ एम मेन वर्ब है, इज मेन वर्ब है और हैज मेन वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में उसका काम मेन वर्ब की तरह हो रहा है। नोट को हमेशा याद रखें, किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब है और वो हेल्पिंग वर्ब है तो वो मेन वर्ब का काम करता है। दैट्स ऑल। अगले वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया जाएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया जाएगा।
अपने चैप्टर को जारी रखने के लिए वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दैट्स ऑल। धन्यवाद।